शकील को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, शकील के कातिलों को गिरफ्तार करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो, इंसाफ। इंसाफ करने वाले ही इंसाफ के कातिल हों, वो मुनसिफ कैसा जो इंसाफ का कत्ल करे। मेरे बच्चे की जो कातिल है ना, जस्टिस मलिक शहजाद अमन खान की बेटी है, और वो अभी तक 2 साल से अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने कानून के मुताबिक अपनी तरफ से हर जो कानूनी काम था हमने किया। आर अदालत हम गए, ना ही हमें अदालतों से इंसाफ मिला, ना ही हमें पुलिस से इंसाफ मिला। आदाब नाज़रीन, एजाज अहमद एक और व्लॉग के साथ हाजिर है। आज फवाद चौधरी ने एक महफिल में गुफ्तगू की है, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, बहुत पॉलिटिकल अप्रोच के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के कुछ हिस्से आपको बताएंगे। एक बहुत ही बात रावी हैं, उनके ज़रिए फिर बजट के हवाले से, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से कुछ बात करनी है, और फिर मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। एक मामला इस्लामाबाद में इस वक्त भी गर्म है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे नाज़रीन। पहले जो मामला इस्लामाबाद में गर्म है, जिसके लिए मैंने शेर पढ़ा, ज़रा उसको ही अगर अब हम थोड़ा सा टच कर लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा नाज़रीन। वाक़या तो हुआ था 8 जून 2022 को। एक प्राडो में सवार एक खातून ने फैज़ाबाद पुल के पास इस्लामाबाद हाईवे पर 2 नौजवान थे, एक का नाम शकील तरौली था, दूसरे का नाम हुसैन अली था। उनको कुचल दिया था, तेज़ रफ्तारी में एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए थे, और वो खातून वो गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। बाद में वो जो शकील साहब थे, शकील तरौली, उनके वालिद ने थाना खन्ना में दरख्वास्त दी, और फिर वो मामला चला, एक तहकीकात हुई। थाना खन्ना ने सेफ सिटी कैमरों की फुटेज निकलवा ली। खातून को गाड़ी चला रही थी, फिर वो जो वालिद हैं शकील तरौली के, उन्होंने बताया, और फिर वो जो रिपोर्ट थी पुलिस की जो भेजी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी, और रिपोर्टेडली एक दरख्वास्त वज़ीर आज़म को भेजी गई है जिसमें ये सारे वाक़यात दर्ज हैं। वो शांद्रे नामी एक खातून चला रही थी, और वो खातून लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी शख्सियत की बेटी थी। अब वो इस्लामाबाद आ गए हैं, और 2 साल से ये मामला चल रहा है। लेकिन इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके पीछे किसी बड़े का हाथ ना हो, आपको इंसाफ नहीं मिलता। वो फैमिली इंसाफ की बतलाशी है। आज वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस पर बात की थी, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर उन्होंने धरना दिया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुन लीजिए। जी, आपने शकील तरौली के वालिद की बात सुन ली। वो ये कहते हैं, उन्होंने ये दरखास्तें जो दी हुई हैं उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है ऑलरेडी, कि वो जो खातून थी, उनके भाई ने पुलिस के अमला उनके मानसेरा और इस्लामाबाद के घर पर चढ़ाई की, उनको धमकियाँ दी। उनके वालिद ने मामला दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ लोग भेजे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, और हम दर बदर फिर रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इस वक्त भी वो सड़क बंद करके बैठे हैं, जो इस्लामाबाद मेलोडी से सुपर मार्केट की तरफ जाती है, नेशनल प्रेस क्लब के सामने से उन्होंने सड़क बंद कर रखी थी। ये नाज़रीन, ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान की अदालतों की साख इसीलिए नहीं है कि बड़े आदमी जो है वो उसको तो फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो बेचारा मेरे आप जैसा गरीब आदमी होता है, मिडिल क्लासिया होता है, वो सालों ढूंढता है इंसाफ के लिए। और इस्लामाबाद में ऐन नाक के नीचे ये वाक़या हुआ, और अब उनको ये उम्मीद है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उनको इंसाफ फराहम करेंगे। लेकिन वो बात वही है, शायर ये कह गया है बहुत पहले कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी दरख्वास्त है कि वो मुनसिफ हैं, बेहतरीन, मेरी नज़र में बहुत अच्छे मुनसिफ हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, मैं उनका बड़ा मुतक़िद हूँ उनके कई फैसलों की वजह से। एक नोटिस ले लीजिए ज़रा, चीफ साहब को बताइए कि इस मामले को भी देखें, और इस मामले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, वरना मुल्क में जो हालात हैं वो इसी तरह मज़ीद बदअतमादी बढ़ती चली जाएगी, और जो थोड़ी बहुत साख रह गई है हमारे अदारों की वो भी नहीं रहेगी। नाज़रीन, अब ज़रा PTI की पहले बात कर रहे थे, तो उसके बाद बजट की और बिजली की बात करेंगे। फवाद चौधरी 2-3 रोज़ से बहुत गर्म भी हैं, और वो धड़ाधड़ वो छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। वो गुफ्तगू करें, और पॉलिटिकली बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं फवाद चौधरी। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनका नाक़िद भी रहा हूँ। एक दफ़ा
कुछ मैंने तनकीद की तो उन्होंने बहुत हौसले के साथ उन्होंने मुझे कहा एजाज भाई मुझसे पूछ लेते। तो उनके इस एटीट्यूड का पर मैं उनका बड़ा मोतरफ़ भी हूँ कि वो तनकीद को बर्दाश्त करते हैं और आर्गूमेंट से बात करते हैं। 2-3 रोज़ से वो पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने उनसे रब्ता भी किया था। एक जानिब उनको गालियाँ दे रहे हैं, रऊफ़ हसन पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। फिर उनसे रब्ता किया, उनसे कहा कि प्लीज़ ठंडे हो जाओ। उन्होंने एक महफ़िल में गुफ्तगू की, उस महफ़िल में एक हमारे भी दोस्त मौजूद थे। उन्होंने वो सारी गुफ्तगू हम तक पहुँचा दी। वो रावी जो बताते हैं और वो क्रेडिबल रावी हैं, बिल्कुल मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं हो सकता। वो ये बताते हैं कि फवाद चौधरी का ये कहना था कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है इनके पास इमरान खान की रिहाई का कोई प्लान नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब एक तो ये पीटीआई की मौजूदा क़यादत में वकला सामने आ गए हैं और वकला की हिकमत अमली अदालतों से रिलीफ है। पाकिस्तान की तारीख में अदालतों से रिलीफ के बावजूद कभी रिहाई नहीं मिली। ये पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें। और भी उन्होंने कई मिसालें दी। उनका ये कहना था कि मैंने असद कैसर साहब को ये मशवरा दिया था कि वो जो है इमरान खान साहब ने उनको एतमाद दिया है, वो तो मौलाना फजल रहमान के साथ जो वो बात कर रहे थे उसको कुछ आगे बढ़ाएं तो वो असद कैसर साहब आगे से उनके अपने बकौल के मौलाना पर एतमाद नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं तो मेरा मौक़िफ़ है और मैंने उनसे भी ये कहा है कि ये ट्रस्ट की बात नहीं है। असद कैसर साहब ने ट्रस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं कि ये इंटरेस्ट की बात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे पर कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट जब कॉमन हो गए हैं तो वो दोनों मिले हुए हैं और पिछले कुछ बहुत लंबे अरसे से मिले हुए हैं। फिर उनका ये कहना है कि जब वो अगर हम अपने आप को थोड़ा पीछे करके जमात इस्लामी और जीडीए और मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद कर लेते तो फिर जो है वो हमारे फ़ायदे में होता। उन्होंने मिसाल भी दी कि इमरान खान बहुत पॉपुलर थे जब हुकूमत में थे, लेकिन पीडीएम जब इकट्ठी हो गई तो फिर उसका जो दबाव आया वो सबने देखा। उनका ये भी कहना था कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन क़यादत ये जो है बिल्कुल ये नाअहल है। उन्होंने 2-3 तजावीज़ सामने रखी जो मेरे हिसाब से तो पोलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट तजावीज़ हैं। वो कहते हैं कि एक तो जो अरकान है उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, मौजूदा क़यादत को भी कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को रिहा कराने में। ये चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे और उनकी दाल रोटी यहाँ चलती रहे। उनका ये कहना था कि अगर हम स्पीकर केपी असम्बली और वो कहते हैं कि मैंने असद कैसर को मशवरा दिया कि इमरान खान ने आप पर एतमाद किया था, आप जाकर उनसे बात करते, मामला तय करते, इमरान खान को बताते कि ये मामला तय किया, ये हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये नेगेटिव इसके पहलू होंगे और वेटेज करके उसको आप फाइनल कर लेते। कहते हैं कि जेयूआई को अगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ओहदा ऑफ़र कर दिया जाता और फिर पीएसी की सदारत या जो है वो दे देती, चेयरमैनशिप दे दी जाती उसको, तो फिर आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान के पास जो फोर्स है वो फोर्स अगर इस्लामाबाद आ जाती और उसके साथ इन कोलैबोरेशन होती पीटीआई के वर्कर्स की फोर्स, तो फिर इस्लामाबाद में लॉकडाउन की सूरत पैदा की जा सकती थी और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर उनका ये भी कहना है कि जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, मैं इनको ये कहता भी रह गया कि 8 फरवरी का इलेक्शन जिस दिन हुआ वो लोग चार्ज थे 9 फरवरी को इनको एहतजाज की कॉल दे देनी चाहिए थी जब नताइज नहीं आ रहे थे। फिर ये पार्लियामेंट में धरना दे देते और कम वोट पे जो होता वो देखा जाता, लेकिन मामला सूरत न कंट्रोल काबू से बात भी हो सकती थी और हुकूमत को जाना पड़ता। मुझे कहते हैं कि अभी अगर हम ये कर लें कि सिंध असम्बली की दे दें उसको जमात इस्लामी को अपोजिशन लीडर का होता, डीडीए से बात कर ले तो अब भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इमरान खान की हिकमत अमली जो है वो सियासी हिकमत अमली के तहत दबाव बढ़ाना होगा, वरना जो वकला क़यादत की हिकमत अमली है वो तो अगले 13 माह भी इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। और ये उन्होंने ये जो बात है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान पर इल्ज़ामात की जो नौइयत है वो उसके तनाज़ुर में उनकी इस बात में बड़ी अहमियत है। लेकिन इशू ये है कि फिर उनका एक और ये भी कहना था कि अगर शाह महमूद कुरैशी भी बाहर होते और ये परवेज़ इलाही को अगर एक्टिव कर लिया जाता तो फिर पार्टी उठ सकती थी। लेकिन पीटीआई के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त पर जो है वो पख्तून ग्रुप्स के हाथ में दिखाई दे रही है और पंजाब ग्रुप बिल्कुल इनएक्टिव हुआ है। ये मैं नहीं और भी बहुत सारे जो है तज्ज़ियाकार जो हैं वो ये कह रहे हैं। तो ये उनका ये बड़ा नुक्ता है कि सियासी जमातों के दरमियान ट्रस्ट नहीं इंटरेस्ट होता है
اور اگر ہم ان کو یہ دے دیتے تو عہدے اگر ہم دے دیتے تو ہم پر ان کا انٹرسٹ ہو جاتا اور ہمارا ان پر انٹرسٹ ہو جاتا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناظرین، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو فواد چودھری کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو عمران خان نے پارٹی چھوڑنے کا کہا تھا، اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے، پی ٹی آئی ان کی بات سنتی ہے یا نہیں سنتی۔ ہمارا کام تھا اب تک یہ خبر پہنچانا، ہم نے خبر پہنچا دی، حکمت عملی بنانا پی ٹی آئی کا کام ہے۔ اب ناظرین اصل خبر کی جانب آتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سنا وزیر اطلاعات جو ہیں وہ عطا تارڑ صاحب، ایک تو ویسے بھی ان کا انداز گفتگو جو ہے نا وہ ذرا ایسا ہے کہ دوسرے آدمی کو ویسے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی درست بات نہیں کر رہے۔ دوسرا وہ نیگیٹو بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، چاہے جتنی بھی پازیٹیو بات کر رہے ہو، وہ اتنے غصے میں کرتے ہیں بات کا اپنا وزن کھو دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ٹیکس میں تو جو ہوتا ہے 1 لاکھ روپے ٹیکس لیتا ہے، اس کی تنخواہ میں تو 1250 روپے کا اضافہ ہو، یہ تو معمولی اضافہ، یہ تو دے دیں گے۔ ذرا 1 لاکھ روپے والے سے جا کر پوچھیے جو راول پنڈی میں رہتا ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے، لاہور میں رہتا ہے، کراچی میں رہتا ہے، کہ ذرا کیا ہوتا ہے جب ان کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں اور مکان ان کا کرائے کا ہو، بجلی کا جو بل ہے، یہ بجلی کا بل اور مکان کا کرایہ دے کر ہی آلموسٹ 1 لاکھ روپے اب تو پورے ہو جاتے ہیں، تو باقی خرچہ وہ کہاں سے لائے گا۔ ان حالات میں ناظرین بجٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان پر بعد میں بات کریں گے، لیکن اس حکومت کا عالم یہ ہے کہ یہ اسٹیل مل بیچنے پر تل گئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ جناب اس کو بھی نجی کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے، شاید $2 ارب کے عوض۔ لیکن وہ اسٹیل مل کو فروغ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ پاکستان اسٹیل جو ہے اس میں تو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر پاکستان اسٹیل کو، اور ہمارے ایک دوست تھے تنویر ریاض، وہ پاکستان اسٹیل میں انجینئر تھے، سینئر پوزیشن پر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان اسٹیل کو فل پوٹینشیل پر چلایا جائے تو اس ورک فورس کے ساتھ بھی پاکستان اسٹیل جو ہے وہ پروفٹ کما کر دے سکتی ہے۔ لیکن ناظرین آج کا موضوع جو ہے نا وہ بجلی کے بل ہے۔ وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، اور ایسا غالب صاحب فرماتے ہیں وہ جون ٹو جون ایوریج ٹیرف ہوتا ہے، اور انہوں نے آج پتہ نہیں سینیٹ میں کیا کیا کچھ فرمایا ہے۔ لیکن جو خبر ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ گھریلو صارفین کے لیے جو بنیادی ٹیرف ہے 48.84 فی یونٹ تک ریکور کرنے کی تجویز منظور کی ہے وفاقی کابینہ نے۔ پھر لائف لائن صارفین کے لیے بجلی کی قیمت $3.95 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لائف لائن صارفین ہوتے ہیں 1 سے 50 یونٹ تک۔ پھر پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کا جو 50 سے 100 یونٹ کے ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف $14.16 فی یونٹ تک مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ نان پروٹیکٹڈ جو ہے وہ 100 یونٹ والے صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف $23.49 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز منظور کی ہے۔ 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے $30.60 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز کی ہے۔ 201 سے 300 یونٹ والے صارفین کے لیے ٹیرف $34.80 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز کی ہے۔ 301 سے 400 یونٹ والے صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف $34.25 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز کی ہے۔ 400 سے 500 یونٹ والے صارفین کے لیے بنیادی قیمت $39.15 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ 501 سے 600 یونٹ تک والے صارفین کے لیے بنیادی قیمت $41.36 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ 601 سے 700 یونٹ والے صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف $43.92 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ 700 یونٹ سے زائد بجلی کے استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بنیادی قیمت $48.84 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت $48.55 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف $43.40 فی یونٹ ہوگا۔ زرعی صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف $44.05 فی یونٹ مقرر ہوگا۔ پری پیڈ صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف $54.25 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے تاکہ کوئی پری پیڈ صارف بچے ہی نہ۔ بجلی کا اوسط بنیادی ٹیرف $35.50 فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر ایک سال میں $3,274 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے صارفین کے لیے $73.95 تا $7.12 فی یونٹ اضافے $3.95 تا $7.12 فی یونٹ اضافے کی تجویز دی ہے۔ نیپرا حکومتی تجویز پر 8 جولائی کو فیصلہ کرے گا۔ نیپرا بھی کیا نیپرا ہے، ہینڈ پکڈ ہے، وہ کیا ریگولیٹر ہے پاکستان میں،
जो रेगुलेशन के तरीक़ाकार हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर 100% अमल नहीं होता, वरना ये सूरत हाल नहीं हो। लेकिन नाज़रीन जो इसमें इंतहाई अफसोसनाक बात है वो हुकूमत का रवैया है। एक जानिब पंजाब में 76 लाख रुपए में 6 मोबाइल फ़ोन खरीदे गए हैं चंद बड़े लोगों के लिए, और हुकूमत कहती है हम तो बड़ी कुर्बानियाँ दे रही जी, अब आप कौन कुर्बानियाँ दें। कौम तो कुर्बानियाँ देती चली आ रही है। फिर दूसरी खबर यह है कि वो 2 करोड़ रुपए में टायर तब्दील करने वाली खबर तो आपने सुन ली थी, लेकिन दूसरी खबर ये है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स के लिए 29 घर बड़े बन रहे हैं 1 और 2 कनाल के DHL लाहौर फेज़ 4 में, और 2 अरब रुपए उनके ऊपर लागत आएगी। अब आप उस पर अलमिया ये है कि अज़मा बुखारी हुकूमत पंजाब की तर्जुमान है, वो ये फरमाती हैं ये फैसला तो निगरान हुकूमत कर गई थी, हम क्या करें। भाई आप अमल दरामद कर रहे हैं, आप लोगों को आप जो लाइफ लाइन सार्फिन है आप उनकी लाइफ की लाइन को मुतासिर कर रहे हैं, आप उनका गला दबा रहे हैं, उनके नरखरे पे हाथ रख रहे हैं, उनकी शहरत दबा रहे हैं। ये बिजली के जो बिल हैं ये बंद घर में 3 करोड़ का 30 करोड़ का बिल आ जाता है, कौन जिम्मेदार है इसका। नाज़रीन सिर्फ मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, नीयत को ठीक करने की ज़रूरत है, पिलफरेज को रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं वो उनके लिए तो रिलीफ सब होता है। मिसाल के तौर पर मुझे और आपको जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, मेरा हो जाता है 300 यूनिट गर्मियों में, लेकिन हमारे लिए तो वो 34 रुपये कुछ पैसे होगी। लेकिन वो जो सरकारी घरों में बड़े बड़े घरों में रहते हैं वो कोई भी हैं, कोई अदालती शख्सियात हैं, ब्यूरोक्रेट है, उनका बिल कोई नहीं देता। उनके बिल जो है वो सरकार पाकिस्तान देती है, और फिर गाड़ियाँ देते हैं, गाड़ियों के फ्यूल देते हैं और पता नहीं क्या क्या देते हैं। नाज़रीन बाकी बातें अब तो काफ़ी तवील हो गया, तो वो बजट के हवाले से कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।